um, बच्चे ऐसा है, कल ही एफएमएसएम का एग्जाम था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट होल ऑफ द बैच वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी। कल का पेपर इजी भी बहुत आया था, स्टूडेंट्स वर एबल टू हैंडल इट रियली वेल। एंड ग्रुप टू की बात करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर भी बहुत इजी आया था। ऑडिटिंग का थोड़ा सा ट्रिकी था, दैट वी एक्सपेक्ट कि हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई एक जो है ट्रिकी आ सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके गया हुआ है तो ये नहीं कह सकते कि उसको 40 की भी दिक्कत आएगी। 40 तो उसका आराम से क्लियर हो रहा है, 50 में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। थिंग इज, जब कोई बच्चा सिलेबस का कोई पार्ट छोड़कर जाता है और जो छोड़कर जाए वही आ गया पेपर में, तो वो चीज ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। एंड उस दिन सभी बच्चों को यही समझाया था कि इसी चीज के लिए तो आपको एक साल के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। किसी भी अटेम्प्ट में कोई भी सब्जेक्ट अपनी तरफ से सामने से थोड़ा बहुत ट्रिकी आ सकता है। अब कहीं ना कहीं फायदा ये भी हो गया बोथ ग्रुप्स देने का कि जिन बच्चों का ग्रुप वन को लेकर देवर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, या आई वुड से एवरेज जा रहा था, समहाउ ग्रुप टू ने वो चीज बेटर कर दी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। इनफैक्ट ग्रुप टू में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखकर ही कह रही मैम 3 पेपर की कसर पूरी होगी, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, आगे के 2 ठीक चले जाए। फिर ऑडिट थोड़ा सा एवरेज हो गया, कोई बात नहीं मैम, एफएमएसएम संभाल लेगा। सो अगर एट द एंड ऑफ द एग्जाम अगर बच्चा अपने मुंह से खुद बोल रहा है मैम मैं पास तो हूं, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। हम लोग एज अ स्टूडेंट कभी गारंटी के साथ नहीं बोल पाते थे मैं तो पास ही हूँ, कभी भी नहीं, हमेशा वो एक थोड़ा सा डर बना रहता है। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं जिस जिस बच्चे ने वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला है मैम पास या फेल का डर नहीं है, अगर बच्चा ये बोल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उसके पिछले एक साल की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि वो एक बच्चा जब से ग्रुप वन स्टार्ट हुआ बड़ा कंसिस्टेंट रहा है जी। ग्रुप टू में उसने वो कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन की है, मॉक टेस्ट उसने सारे के सारे दिए हैं, तो हमें पता है कि अच्छा हाँ वाकई ये बच्चे ने शुरू से ही अपनी एक अच्छी सी ग्रास्प पकड़ी हुई थी सब्जेक्ट्स पे, उसका होल्ड था, तो ये बच्चा तो पास है ही है, हमारी नजरों में भी वो पास ही है। ठीक। सो आप लोगों ने जब डिसाइड कर ही लिया है बोथ ग्रुप्स ने, देखे बच्चा, मैं समझती हूँ कि 6 सब्जेक्ट्स एट वन टाइम मैनेज करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। आज से एक साल पहले तो ये 6 के 8 भी हुआ करते थे, तब भी लोगों पीपल हैव पुल्ड इट ऑफ रियली वेल। सो स्टिल अगर मैं इतना समझूंगी कि टुवर्ड्स द एंड जाते जाते लग रहा है कि चीजें इतनी कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो सिंगल ग्रुप पर आना एक बात का डिसीजन होता है। अपनी तरफ से राइट एट द फर्स्ट क्लास आपके माइंड में होना चाहिए नहीं देने तो हमने बोथ ग्रुप्स हैं, बिकॉज बोथ ग्रुप्स में कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन का भी फायदा है। आई एम श्योर सर ने ये सारी चीजें आपको समझाई हुई है कि मार्क्स आपका एग्रीगेट कैसे कॉम्पनसेट हो जाता है, वो चीजें हैं। रैंक्स तभी आते हैं जब आप बोथ ग्रुप देते हैं, फायदे तो हैं। अगर आपका एक ग्रुप थोड़ा सा वीक चल रहा है, दूसरा ग्रुप संभाल लेता है, इंडिविजुअली ग्रुप्स देने के कहीं ना कहीं फायदे हैं, वहां पे एक्सट्रीमली सेफ रहते हो, वहां पे तो शॉर्ट शॉर्ट गारंटी है, बट ऑब्वियसली टाइम ले जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास एडमिशन आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब जनवरी के लिए अगर कोई बच्चा आ रहा है इस टाइम पर, एंड वो ये कहता है कि मुझे देखो अभी फाउंडेशन देकर आ रहे हैं, अभी जस्ट फाउंडेशन भी रिसेंटली परसों ही खत्म हुआ है, वो बच्चा ये कहता है कि आई नीड टू बी रियली रियली सेफ, तो मैंने अगली जनवरी में देना ही एक ग्रुप है। तो हम उस बच्चे को ये बोलते हैं कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, आप ये उम्मीद ना करें कि जनवरी का पेपर देके उसके बाद आप ग्रुप टू की कोचिंग लेंगे और उसके बाद आप समवेयर मई में ग्रुप टू भी देने की पोजीशन में होंगे, जी नहीं। हम ये ऑप्शन दे सकते हैं अपनी तरफ से, बोथ ग्रुप्स की कोचिंग लो जनवरी अटेम्प्ट के लिए। एनीवे हमने कोचिंग कब खत्म कर देनी है, अक्टूबर तक में भी, अक्टूबर मिड तक खत्म कर देनी है, नवंबर दिसंबर वैसे ही 2 महीने मिलते हैं हर बच्चे को। तब आप सिंगल ग्रुप पे फोकस कर लो, अपनी तरफ से तैयारी तो करके देखो, हो सकता है आपको ग्रुप टू में बेटर कॉन्फिडेंस मिले। तो कहीं ना कहीं ये फायदे होते हैं। इन जनरल बच्चे मैं अभी से अवेयर कर रही हूँ, हो सक मुझे नहीं मालूम है आपके सितंबर के टाइम पर कौन सा पेपर ट्रिकी आएगा, वो हमारे हाथ में भी नहीं होता, बट अपने आप को इतना वेल इक्विप्ड बनाओ अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर, अपनी प्रैक्टिस को लेकर, कि अगर सामने से 20-30% ट्रिकी आ भी गया किसी भी पेपर में, कॉस्टिंग में, एफएम में, ऑडिटिंग में, टैक्स अकाउंट्स लॉ किसी में भी आ गया, आप ये बोलोगे पास तो तब भी है, 40 तो तब भी कहीं नहीं जा रहे, वो एक कमांड रखो। अब है क्या, सर पर हमारे मई का एग्जाम है, हमको फेब तक उनको फ्री करने अपनी तरफ से, कोशिश तो यही कर रहे हैं। वो बच्चे डे टू डे ये पूछते हैं मैम क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं ग्रुप टू की, ग्रुप वन हमने घर पे पढ़ना होता है, अब फ्री ही 3:30 बजे कर रहे हो, हम कब जाके पढ़े, आप होमवर्क कितना देते हो, वही काम ही नहीं हमारा खत्म होता, रात के 12 बज जाते हैं कई बारी।
तो ग्रुप वन कब पढ़े? तो मैंने कहा ग्रुप वन पहले भी तो पढ़ा होगा, उस टाइम पे मैम बीकॉम के पेपर थे, उस टाइम पे सीरियसली लिया नहीं। अब लग रहा है कि उस टाइम पर सीरियसली ले लेना चाहिए था। तो मैं अभी से राइट अवे, अभी आपका ग्रुप वन चल रहा है बच्चे, ग्रुप टू का तो सिर्फ एक छोटा सा ये एफएम सेक्शन ही स्टार्ट हुआ, अभी भी मैं समझूंगी कि आपका ग्रुप वन चल ही रहा है। अभी भी टाइम है कि अगर आप लोग अभी आपने अभी शुरू नहीं किया है, या आप भी अपने ड्यू टू योर अदर ऑब्लिगेशंस अभी तक ग्रुप वन पर वो फोकस नहीं कर पाए हैं जो होना चाहिए था, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर यू पीपल। इसी साल ही पेपर है, अगले अब तो, पहले तक तो दिसंबर तक ही होता था, अगले साल है, अगले साल है, इसी साल ही पेपर है। थोड़ा सा लग जाओ काम पर। मैं ये नहीं कहूंगी अपनी जिंदगी रोक के बैठ जाओ जी। वंस इन अ वाइल फैमिली के साथ आउटिंग्स, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट वगैरह सब चलता है, करो वो सब करो शाम के टाइम पे, शाम आपकी है। ठीक है, वंस इन अ वीक चलता है ये चीजें। मैं खुद कहती हूँ कि एक जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। अभी से किताबों में उतना भी नहीं डूबना कि विद इन 2-3 महीने ही आपका एक बर्नआउट हो जाए कि मैम थक गए हैं, अब मन उठ गया है पढ़ाई से, वो भी नहीं करना, अपने आप को इतना भी नहीं खत्म कर देना। बट हाँ, ये भी है कि अपनी तरफ से जो इनएफिशिएंसीज हैं, मे बी वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मे बी गेम्स या इंस्टाग्राम या वट एवर। ठीक है, मैं नहीं कह रही अभी से इंस्टाग्राम अपने डीएक्टिवेट कर दूं, चलाओ ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लगे रहो, कोई भी सीरीज देख रहे हो, सब कुछ करो जी, जिंदगी में बैलेंस नाम की चीज होनी चाहिए बस। एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट कि जैसे जैसे यहाँ पर आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट आ रहे हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये जिंदगी रोकने वाली चीज होती है वैसे भी लास्ट के 2-3 महीनों में होती है। आपके सितंबर में पेपर है, तो हम समवेयर बोलेंगे जून जुलाई अगस्त अपने सीए इंटर के नाम कर दो, वहां पे कुछ और मत सोचो। बट अदरवाइज के लिए, अभी के लिए आ रहा है कोई फैमिली वेकेशन है समथिंग, या 3-4 दिन के लिए जाना है, मैं नहीं रोकूंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे हम जाए, मैं कहूंगी हाँ जाओ, आके बहुत टाइम है बैकअप्स लेने का। बट समवेयर टुवर्ड्स द एंड वो टाइम नहीं रहता। अब मेरे पास मई 25 बैच का ही एक बच्चे का फोन आता है, कहता है मैम, आप भी सोचोगे कि मैं बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट समवेयर मैम आई एम फोर्स्ड बाय माय कॉलेज फ्रेंड्स टू गो ऑन अ ट्रिप इन फेब्रवरी। मैंने उसको बोला कि बेटा अगर जनवरी भी होता तब भी मैं कह देती फेब्रवरी संभालने को है, आप राइट इन फेब्रवरी अगर जाओगे, वो भी एक हफ्ते के लिए जाओगे, मार्च में आप लोगों के एमटीपी स्टार्ट हैं, कैसे मैनेज करोगे वो बैकअप्स? जिन बच्चों ने अपने बीकॉम एग्जाम्स की वजह से कुछ क्लासेस वगैरह अगर उनकी मिस हो भी गई थी बैक इन अक्टूबर नवंबर, उनके अक्टूबर नवंबर वाले बैकअप आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा उनको। तो समवेयर, अगर आप मुझसे इन शॉर्ट पूछे मैम व्हाट आर द कीज टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन सी इंटर एग्जाम, आई वुड से द फर्स्ट की इज गोइंग टू बी योर रेगुलरिटी। एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलरिटी का मतलब अपनी तरफ से यहाँ की छुट्टियां एज मिनिमम एज पॉसिबल। कई बार ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठे हैं, ठंड बहुत लग रही है, आने का मन नहीं कर रहा है, चलो दिमाग में तब ये लगता है ऑनलाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, लगा भी सकते हो, बट देन अगेन अगर ये ऑनलाइन वाली चीजें बहुत ज्यादा होने लगी तब भी दिक्कत है। बिकॉज एक होता है बच्चा जो शुरू से ही ऑनलाइन मोड में है, फॉर एग्जाम्पल रहती बार है, मुझे नहीं मालूम है इस बैच में कौन हमारे पास है ही ऑनलाइन मोड में, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, अगर आपको ऑफलाइन की आदत है और बीच बीच में कन्वीनियंस पर्पस के लिए हम ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो बिलीव मी देर इज अ डिफरेंस, वही टीचर है, वही इंस्ट्रक्शन है, सेम कंटेंट है, स्टिल आई वुड से देर विल बी 5 और 10% क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज अगर आप घर पे बैठ के कभी कभी क्लासेस लगा रहे हैं। आई एम श्योर सम ऑफ यू विल अग्री विद दिस, कई बारी होती है ऐसी चीजें, जो चीज यहाँ पर बैठकर समझ में आएगी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही होता ही है, हो सकता है घर पे वो इतने अच्छे से समझ में ना आए। सो ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू पीपल इज काइंड ऑफ अ वेरी लास्ट रिजॉर्ट थिंगी की इमरजेंसी ही है तो ऑनलाइन लगाना पड़ रहा है, बट अपनी तरफ से ऑफलाइन क्लासेस की रेगुलरिटी रखें, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इन जनरल कंसिस्टेंसी वाली बात भी आ गई कि जब जब आपको होमवर्क असाइन किए जा रहे हैं तब तक अपने होमवर्क्स भी अपने कंप्लीट करेंगे। हाँ, अगर कभी होमवर्क ही वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है, या इतना टाइम नहीं है घर जाके, अगेन कोई गेस्ट आ गए हैं, कुछ हो गया है, बर्थडे है किसी का, चलेगा, मेक श्योर दैट पेंडेंसी अगर एक बार क्रिएट होगी तो वेरी नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट भी किया जा रहा है। रोज भर भर के होमवर्क भी नहीं मिलेगा, किसी किसी दिन ज्यादा भी मिल सकता है, किसी दिन कम भी हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएंगी चीजें वो भी। बट एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग अ मेंटल नोट या लिख रहे हैं कहीं पर मेरा ये पेंडिंग है, मेरा ये पेंडिंग है, तो वो आपके लिए एक चीज ठीक रहेगी। ठीक है, पार्ट सिलेबस टेस्ट आते हैं, मान लीजिए हमने एक हफ्ते बाद, हमें एक हफ्ते पहले ही, मिनिमम 1 वीक पहले आपको स्केड्यूल मिल जाते हैं, ग्रुप वन में तो यही चलता है। अब अगर आप ये सोचे कि पढ़ना ही एक दिन पहले या 2 दिन पहले है, वो भी चीज नहीं ठीक है। जैसे ही आपको पता चल गया है, हल्का सा हम स्केड्यूल फाइनलाइज करने से पहले ही क्लासेस में आइडिया दे देते हैं आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट आ रहा है, तो उसी के उसी टाइम पर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, सो इन जनरल
चीजों को एक बैलेंस वे में लेना है। ये बीकॉम नहीं है कि जहां पर एंड में पढ़ेंगे तो काम बन जाता है, एंड में और प्रेशर क्रिएट हो जाता है। टेक इट लाइक स्कूल। स्कूल में भी तो शुरू से ही पढ़ते थे, हाँ ठीक है एग्जाम के टाइम पे ज्यादा पढ़ते थे, बट कहीं ना कहीं वो बैलेंस शुरू से बनता आता था। डेली स्कूल आना जाना हमारा होता था, डेली हम वहां पर भी होमवर्क कर रहे थे। तो ठीक है, बड़े हो गए हो, यू आर नाउ इन अ प्रोफेशनल कोर्स, बट समवेयर एज टीचर्स हमारा ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब तक बच्चों को स्कूल वाला माहौल यहाँ पे ना दो ना, बच्चे ने पढ़ना नहीं है। बिलीव मी, वी एज टीचर्स हैव ट्राइड टू बी इन अर्लियर ईयर्स ऑफ आर टीचिंग, इट्स अबाउट 9 years सिंस आई एम टीचिंग। शुरू शुरू में मैंने भी समझा था कि हाँ, अराउंड 20 या 21 एवरेज एज ग्रुप का बच्चा आता है मेरे पास, दे आर सपोज टू बी मेच्योर पीपल। अब तो बड़े हो गए, अब हमारा काम थोड़ी ना है उनको एक एक चीजों के बारे में बताना। बट ओवर द ईयर्स वी हैव रियलाइज्ड कि नहीं, बच्चे की एज बड़ी हो गई है, बट समवेयर हम उनसे वो अभी के लिए एटलीस्ट इन सी इंटर स्टेज हम दैट काइंड ऑफ मेंटल एफर्ट या मेच्योरिटी कह लो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बच्चा खुद से हैंडल करेगा। दे नीड गाइडेंस। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ जी बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे को सब आता है, कैसे संभालना चीजों को। दे नीड गाइडेंस। गाइडेंस के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो समहाउ ओवर द इयर्स वी आर मोर एंड मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन आर गाइडेंस पार्ट, इन आर काउंसलिंग पार्ट। बस बशर्ते ये होता है बच्चे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी साथ साथ अपना काम करना है। हम लोगों ने मिलकर रिजल्ट लाने। ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट के लिए यू पीपल आर सोनली रिस्पॉन्सिबल, हम भी आपके साथ हैं। बट बात तभी बनेगी व्हेन ऑल ऑफ अस आर मूविंग टुगेदर, नॉट कि हम अपनी तरफ से मेहनत करी जा रहे हैं आप नहीं कर रहे हो ना, ये भी ठीक है कि आप मेहनत करी जा रहे हो हम नहीं कर रहे हैं। सभी का कलेक्टिव एफर्ट होता है यहाँ पर। बट प्लीज मेक श्योर कि शुरू से ही आप उस एफर्ट पर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर इन शॉर्ट अगर आप में से कोई पूछेगा कहेगा कि मैम मुझे सुमन सो आजकल शादियों का सीजन है, यहाँ जाना, जाओ जी, कोई बात नहीं, जियो अपनी जिंदगी, कोई नहीं रोक रहा, कुछ कोई कुछ कह ही नहीं रहा है यहाँ पे। बिलीव मी, कोई कुछ नहीं कह रहा। बट हाँ, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ेगा, अरे यार, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे हमारे पास आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं नोटिस में आना शुरू हो जाते हो कि किस बच्चे की ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, या कौन सा बच्चा है जो कि होना चाहिए था ऑफलाइन, मे बी वो ऑनलाइन ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तबीयत नहीं मानती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बस डू नॉट टेक योर ऑनलाइन क्लासेस और योर रिकॉर्डेड बैकअप्स एज अ कन्वीनियंस, एज अ सब्सटीट्यूट टू योर क्लास। टेक इट एज एन इमरजेंसी। थिंक कि लास्ट रिजॉर्ट ये है। ठीक है, अपनी तरफ से रेगुलरिटी रखेंगे। चलिए, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बच्चे, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फाइनेंशियल लीवरेज का। अगर अब तक की डिस्कशन को हम रिवाइज करें, ऑपरेटिंग लीवरेज और हमने पढ़ा है फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन इसके परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से निकल कर आएगी। इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और फाइनेंशियल लीवरेज हमें क्या बताएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा, जो इनके दूसरे दूसरे फॉर्मूलाज थे हमारे पास, इधर के क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और यहाँ पर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। हम उसे प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सभी को ये लॉजिक क्लियर है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स करना है? एनी वन ऑफ यू वांट्स मी टू रिवाइज दैट लॉजिक? सभी को क्लियर है ये चीज? एक बार बता देते हैं। देखिएगा, मैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी सेक्शन को ऐसे भी रिफ्रेम कर सकती हूँ। ईबीटी क्या है? इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अग्री विद दिस? बेसिकली हम कैप्चर करना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन था, उसने ईबीआईटी के ऊपर क्या एक बर्डन क्रिएट किया। एक और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है मेरे पास, प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की। ठीक है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ एक ये दिक्कत है कि इट इज पेड एट पोस्ट टैक्सेशन स्टेज। मैं यहां पर ये देखना चाह रही हूं कि इस प्रेफरेंस डिविडेंड ने ईबीआईटी के ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट किया, क्या बर्डन क्रिएट किया। नो, ईबीआईटी इज अ प्री टैक्सेशन थिंगी। सो इन जनरल, अगर मैं कल आप क्लास में थे ना बच्चे, कल के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 1400 का मेरे एग्जाम्पल में प्रेफरेंस डिविडेंड था, वेर इन टैक्स रेट वॉज 30%। अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड का बर्डन 1400 का मानना है, 1400 पे करना ही करना है, तो ईबीआईटी में कितनी अमाउंट सेट असाइड हो जानी चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम की? हम ये नहीं बोलेंगे 1400, क्योंकि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 1400 देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड आप कहां से पे करते हो? पैट से पे करते हो, तो पैट को कम से कम होना पड़ेगा
1400। ठीक है, एक बार अगर हम पैट के ऊपर जाएं, हम अगर पैट के ऊपर जाएं, यहाँ पर मेरे पास टैक्स माइनस होता है और मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। मेरे पास टैक्स रेट 30% है, तो अगर पैट को 1400 होना ही होना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कितना होना ही होना है, 2000 का। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या ऊपर इंटरेस्ट होता है, फिर यहाँ पर ईबीआईटी। लेटेस्ट से मेरे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट की फिगर 1500 थी लेटेस्ट से। तो इन जनरल ईबीआईटी पर कितना प्रेशर क्रिएटेड है ड्यू टू दीज फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, जी हम बोलेंगे 3500 का है। 3500 में से 1500 तो इंटरेस्ट का हो गया, बट प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम का कितना बर्डन है, 2000 का है। 2000 कैसे आ रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट को प्री टैक्सेशन स्टेज पर ले आओ, इट इज नॉट 1400 का बर्डन, इट इज 2000 रुपीज का बर्डन। तो जस्ट बिकॉज मेरा न्यूमरेटर प्री टैक्स है, ये भी ईबीआईटी प्री टैक्स है, इंटरेस्ट प्री टैक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हमने प्री टैक्स समझना है। ठीक है जी, ओके। कल हमने ये भी बात की थी कि इन क्वेश्चंस वेयर देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को हम परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और या परसेंटेज चेंज इन ईएटी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों तरीके की लीवरेजेस विल बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। You are given two financial plans of a company which has two financial situations. The detailed information are as under. Installed capacity है 10,000 units, actual production and sales 60% of the installed capacity. Selling price per unit है 30 और variable cost per unit है 20. फिक्स्ड कॉस्ट दो सिचुएशंस में अलग अलग है, सिचुएशन ए में अलग है, सिचुएशन बी में अलग है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। हमारे पास दो फाइनेंशियल प्लान्स हैं, एक्स वाई एंड एक्सएम। इनमें हमारे पास इक्विटी और डेट की अमाउंट भी अलग अलग है, यानी कि इंटरेस्ट भी मेरे पास एज पर टू डिफरेंट प्लान्स अलग अलग हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स। देखिएगा, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है दो। इन जनरल समझिए मेरी इनकम स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होती है, बिकॉज हर क्वेश्चन में हमको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मेरी इनकम स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होगी, सेल्स से। मेरे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000, बट एक्चुअली हम उसमें 60% पर काम कर रहे हैं, तो मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स कितने हो गए, 6,000। 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 करके मेरे पास सेल्स तो आ जाएंगी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके अभी लिखवा दूंगी सब कुछ, कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू डिडक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट तो दो दो हो गए, सिचुएशन ए का अलग और बी का अलग, यानी कि मेरे पास ईबीआईटी हो गए दो दो। कंट्रीब्यूशन कॉमन ही चल रही है, बट ड्यू टू डिफरेंट फिक्स कॉस्ट मेरे पास ईबीआईटी भी डिफरेंट आएगा। हेंस मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज भी दो अलग अलग आएंगी इन सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। ठीक, ईबीआईटी के बाद क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मेरे पास दो अलग अलग प्लान्स में अलग अलग है, प्लान एक्स वाई और एक्सएम में दो अलग अलग इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डिडक्ट करने की चार पॉसिबिलिटी बन जाती है। ईबीआईटी इन सिचुएशन ए में से इंटरेस्ट दो जगह माइनस होगा, प्लान एक्स वाई और एक्स एम का। ऐसे ही ईबीआईटी इन सिचुएशन बी का दो जगह इंटरेस्ट, ऐसे एक्स वाई और एक्स एम। सो दो ईबीआईटी अलग अलग और उनमें से माइनस होने वाले दो अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो मेरे पास ईबीआईटी कितने, ईबीटी कितने आने वाले हैं, चार। चार। मेरी इनकम स्टेटमेंट ईबीटी के बियॉन्ड आगे बढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट अवेलेबल नहीं है। तो ईबीटी तक मेरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, बट देन अगेन शुरू से लेकर सेल से लेकर ईबीटी तक एक सिंगल फॉर्मेट नहीं बनेगा, थोड़ा तोड़ तोड़ के काम करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज आएंगी दो, फाइनेंशियल लीवरेज आएंगी चार। एक बार ये वाला काम हम शुरू कर देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आपने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा, किधर दो आ रही है किधर चार आ रही है। आप कॉलम्स बनाएं सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी के, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, एंड स्टार्ट कर दीजिए। सेल्स में अन्य वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तक तो सेम चलेगा। आप ईबीआईटी तक बना ले, इसे ईबीआईटी तक।
हाँ जी, ईबीआईटी हमारे पास आ रहे हैं 40,000 एंड 35,000। यहीं पर ही कैलकुलेट कर लें ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ जी, 60,000 अपॉन 40,000 1.5 एंड 60,000 अपॉन 35,000 1.71। ठीक है जी। अब यहीं पर इनकम स्टेटमेंट हम कंटिन्यू करेंगे, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, calculation of financial leverage, and we will create 4 columns for it. 4 columns, particulars. फिर सिचुएशन ए, उसमें सब कॉलम प्लान एक्स वाई, प्लान एक्स एम। देन सिचुएशन बी, प्लान एक्स वाई, प्लान एक्स एम। लीजिए, we will start with EBIT। सिचुएशन ए में EBIT थी हमारे पास 40,000 एंड सिचुएशन बी में 35,000 माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट। हाँ जी, प्लान एक्स वाई में 40,000 पर 12% यानी कि 4,800। प्लान एक्स वाई जहां पर भी है वहां पर 4,800 लिख दिया जाएगा। एंड प्लान एक्स एम में 10,000 पर 12% यानी कि 1,200। हमारे पास ये आ गया ईबीटी। जो भी आ रहा है लिख लीजिए। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, सीधा फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर मैच कर लेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। बच्चे अपनी तरफ से फॉर्मूला तो हम पूरा पूरा लिखेंगे, वो अलग बात है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ईबीआईटी अपॉन ईबीटी चल रहा है, इसे कंप्लीट कर लें। मैं अभी मैच चला दूंगी। हाँ जी, ये आप मुझे बता रहे हैं 1.13। 1.13 के बाद क्या है? 1.136। 1.136 ठीक है, या 1.14 बोल सकते हो। नेक्स्ट 1.03, 1.16, 1.035 है, ऐसा कुछ है। 035। हाँ जी, ऐसा है कि आपकी चॉइस है, आपको 2 डिजिट्स तक लिखना है या 3 तक लिखना है। ठीक है, अभी के लिए, अभी के लिए, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर है। बाद में जब ये फाइनल आंसर नहीं होगा, इसी को यूज करके आगे कुछ सॉल्व करना, तो मैं बोलूंगी इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाओ। बट अभी के लिए 3 तक या 2 तक इसको कंसाइज रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये 1.136 है, इसको अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करती हूँ तो इट विल बी 1.14। वो बचपन में कहते थे ना कि 0.4 तक आता है तो राउंड डाउन, और 0.5 एंड ऊपर आता है तो राउंड अप। उस हिसाब से, मतलब डज नॉट मेक दैट मच अ डिफरेंस। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज का। ऑल राइट, ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। ये डन हो गया क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे सभी लोग।
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ JCPL लिमिटेड इज एज फॉलोज। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड 10% डिबेंचर्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट बीइंग 30%, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रुपीज 90,000 बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट होती है अलॉन्ग विद दैट जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। वेरिएबल और फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चे मिलाकर जो भी हैं दे आर 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। Equity share dividend paid 15% and market price per equity share is rupees 20. You are required to calculate operating and financial leverage। इस क्वेश्चन में और भी आगे फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं डिस्कस करवा दूंगी। हमें पता है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। इनकम स्टेटमेंट यहां पर हम एक फॉर्मेट बनाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग फिगर्स भी चल रही हैं, तो बेशक अपनी तरफ से एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो फॉर योर इनकम स्टेटमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। टिल EPS ये फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। हाँ जी, ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ से जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टार्टिंग से सीक्वेंस में देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच 8 लाख है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो यहां से प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, अमाउंट 6,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% कितना हो गया? 50,000। ये भी हमने लिख दिया। ऐसे ही हमने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट लिख दिया, 40,000। ठीक है जी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन हमें सामने से बता रहा था पैट 1,82,000 एंड क्वेश्चन ने ये भी बोला कि ये पैट 30% टैक्स डिडक्ट करने के बाद आ रहा है, तो यहीं से आप EBT भी पता कर सकते हो। ठीक है, 260, 2,60,000, यानी कि EBIT आपके पास आ गया 3 लाख। EBIT आपके पास 3 लाख आ गया जी। पैट प्लस इंटरेस्ट, सॉरी PBT प्लस इंटरेस्ट, PBT प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, ये हमारे पास आपके पास ये 1,32,000 आ गया अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय 80,000 इक्विटी शेयर्स करके EPS कितना आ रहा है? 1.65। ठीक है जी। सो बेसिकली EBIT तक तो हमारे पास काम सॉल्व हो गया। अब EBIT से ऊपर वाला काम सॉल्व करना है। हमारे पास एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। इसे वर्किंग नोट में लेकर जाएं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने ब्रैकेट में लिखा वेरिएबल प्लस फिक्स्ड आर 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। मेरे पास EBIT अगर 3 लाख है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल और फिक्स्ड मिलाकर कितने हो गए? 4,50,000। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली लाइन ने ये भी मेंशन किया था इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 90,000। डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है? फिक्स्ड है जी।
We will have to assume here that depreciation is the only fixed cost. ये assumption लेनी पड़ेगी, अदरवाइज बिना ये assumption लिए हम फंस गए हैं, क्योंकि वेरिएबल की जगह अलग है इनकम स्टेटमेंट में, फिक्स की जगह अलग है. ठीक है. सो अज्यूमिंग दैट डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट. मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ गए? 3,60,000 जी. 3,60,000. ओके. सो आप ये वर्किंग नोट कंप्लीट करके अपनी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें और लीवरेजेस के आंसर दे दें. डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट. जी. 7,50,000 की सेल वैल्यू आ रही है. रिक्वायरमेंट आंसर कर दीजिए. 1.3. ठीक है. ऑपरेटिंग लीवरेज मुझे बताई जा रही है 1.3 एंड फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर लें 1.15. सभी के पास ही आ रही है 1.15 या डिफरेंट है? अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड लिया था, शॉर्टकट नहीं मारना. हमेशा हमने ये हैबिट रखनी है कि हम फाइनेंशियल लीवरेज का फुल फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि शॉर्टकट लग रहा है कि नहीं लग रहा. अपनी तरफ से हैबिट हमेशा फुल फॉर्मूला की रहेगी. 1.599. यस, आंसर है 1.59. किसी बच्चे के पास अगर ये आंसर्स नहीं आ रहे तो बता देंगे प्लीज, सॉल्व कर दिया जाएगा इनको प्रॉपरली. फाइनेंशियल लीवरेज का प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है यहाँ पर. हाँ जी, डन है ये. ओके. हाँ जी बच्चे, वेट करें या बढ़ जाएं आगे सेकंड रिक्वायरमेंट पर? बढ़ सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड. दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन रेशियो एनालिसिस चैप्टर. हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर भी हम बकायदा उसका 5 मार्क्स की एवरेज एक वेटेज है, तो वहां पर पढ़ते हैं कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा आसान है. इन जनरल मुझे बताओ, आप प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से निकाल कर पे करते हो? इनकम स्टेटमेंट में क्या अवेलेबल है टू पे ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? पैट. तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड. हायर द रेशो इज हायर द कवरेजेस, ये बोला जाता है. तो मेरे पास पैट कितना था? 1,82,000. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 50,000. तो ये मेरे पास कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है 3.64 टाइम्स. हम ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पैट इज 3.64 टाइम्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कवरेज ठीक है. सिमिलरली इसी रिक्वायरमेंट ने आपसे कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड भी पूछा है.
बच्चे मुझे बताएं, इक्विटी डिविडेंड आप कहां से पे करते हैं? व्हाट इज अवेलेबल? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। तो इसके न्यूमरेटर में आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी और डिनोमिनेटर में इक्विटी डिविडेंड की अमाउंट। ठीक है जी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी हमारे पास था 1,32,000 और इक्विटी डिविडेंड आपने कैलकुलेट करना है। इन्होंने बोला था इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड 15%, मिल गई इंफॉर्मेशन। तो 1,20 आप बता रहे हैं मुझे, बेसिकली इट इज 8 लाख पर 15%। सो ये आंसर आ रहा है 1.1 टाइम्स। दैट कवरेज फॉर इक्विटी डिविडेंड वाज 1.1 टाइम्स। ठीक है जी। तो भले ही ये अभी हमने रेशियो एनालिसिस चैप्टर नहीं किया, ये हमने रेशियोज कुछ डिस्कस कर लिया, बट देन अगेन आपने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जब रेशियोज चैप्टर आएगा तब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको रेशियोज के फॉर्मूला याद हो, अभी के लिए इट्स फाइन। ठीक है। ऐसे ही आगे एक और रेशियोज वाली रिक्वायरमेंट भी है, थर्ड रिक्वायरमेंट, अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशो। अर्निंग यील्ड रेशो पहले डिस्कस करते हैं बच्चे। ये रेशो कैलकुलेट करता है एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कि कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहा है। वो ये कहता है, यील्ड वर्ड हमेशा एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और यील्ड वर्ड का जेनरिक मीनिंग, लेमैन सेंस में मीनिंग क्या होता है? रिटर्न। तो इन्वेस्टर कहता है वो आज पैसा लगाएगा तो वो मार्केट प्राइस के हिसाब से लगाएगा, जो आज मार्केट प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है। उस एक शेयर पर वो कमा कितना लेगा? अर्निंग मतलब ईपीएस। सो ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। हाँ जी। ईपीएस आपके पास आया हुआ ऊपर कितना आया था? वो 1.65। एमपीएस मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, क्वेश्चन बता रहा है 20 है, तो ये कितना आ रहा है? 8.25%। 8.25%। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगा के वो अपने इन्वेस्टमेंट पर 8.25% कमा सकता है। एंड इसी का रेसिप्रोकल बन जाता है प्राइस अर्निंग रेशो। एंड इसका फॉर्मूला बच्चे बिल्कुल आसान है, देखो, प्राइस मतलब एमपीएस अपॉन अर्निंग मतलब ईपीएस। इसी चीज का रेसिप्रोकल है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, प्राइस अपॉन अर्निंग। पीई रेशो, इसको हम प्यार से पीई रेशो भी बोलते हैं। इनफैक्ट आप में से जो बच्चे स्टॉक मार्केट में पैसे एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी, कल किस किसने हैंड रेस किया था? ठीक है, देखते हो पीई रेशो? देखते हो क्या क्या टारगेट होता है? पीई रेशो बड़ अच्छी होनी चाहिए, इनकी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, बट क्या है, क्या देखते हो उसमें? कम से कम चाहिए, ऐसा क्यों? प्राइस टू इक्विटी का रेशो, बेसिकली ये रेशो जैसे कि यहाँ पर आ रही है 20/1.65 करके, जो भी आ रही है 12.12। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? अर्निंग्स ज्यादा, इक्विटी का प्राइस मतलब प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है अर्निंग्स के कंपैरिजन में। एमपीएस इज मोर देन ईपीएस। ठीक है, कितना मोर देन है? 12 टाइम्स है उसका। बेसिकली ये कुछ टाइम्स में रेशो निकलने वाली है। आप आदित्य है ना सर? आप, हाँ जी आदित्य, आप बता सकते हैं पीई रेशो सिग्निफाई क्या करती है? 1 के 1 के अबव चाहिए। अच्छा, 1 के तो अबव हमें वैसे भी चाहिए स्टॉक मार्केट में, मतलब इट इज एज गुड एज समवेयर 40 टाइम्स ऑल्सो। Basically, a potential investor will look at PE in general, judge about the valuation of that share. देखो, we want our PE ratio to be higher. हम ये चाहते हैं कि बेसिकली PE रेशो अगर हायर है तो समवेयर इट सिग्निफाइज कि कंपनी का मार्केट प्राइस भी हायर है। बट क्या वो हायर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन की वजह से है या इन जनरल बबल क्रिएटेड है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ईपीएस जनरेट कर रही है लेटस से 10, ठीक है, और उसका शेयर मार्केट में भाव चल रहा है लेटस से 200, तो ये पीई रेशो कितनी हो गई? 20 टाइम्स। वी वॉन्ट आर पीई रेशो टू बी अ गुड नंबर 1, तो क्या हमें 2 भी नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी खासी 20 गुना 30 गुना चाहिए हो सकती है। बेसिकली जहां हम ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने ईपीएस तो जनरेट किया 10, बट मार्केट में इसका प्राइस 200 चल रहा है, क्या ये चीज चीज ठीक चल रही है कि मार्केट में वाकई प्राइस 200 होना चाहिए? हम इस 20 को नेसेसरीली बैड डिक्लेयर भी नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कंपनी इन जनरल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, या इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर किसी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, या इन जनरल उसके सपोर्ट में कोई गवर्नमेंट चेंजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस आ जाते हैं, तो डेफिनेटली शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। या इस कंपनी को बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, हमें एक खबर आई है। तो क्या ये हायर मार्केट प्राइस एक अच्छे रीजन की वजह से है, लॉजिकल रीजन की वजह से है, या इन जनरल बबल क्रिएटेड है? क्योंकि बबल क्रिएटेड है तो कभी ना कभी फूटेगा वो बबल। ठीक है जी, करेक्शन कभी ना कभी होगी। सो पीई रेशो इज एन इंडिकेटर अबाउट इन जनरल वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। यहां से हम एक कमेंट दे सकते हैं वेदर शेयर प्राइस इज ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, ये कमेंट आ सकता है। ठीक है जी। तो एनीवे चलो, पीई रेशो के बारे में और भी आगे आता रहेगा, ये तो थ्रू आउट सिलेबस चीज आनी ही आनी है। और अभी के लिए अगर हम इसे फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अर्निंग मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग, एमपीएस अपॉन ईपीएस, फॉर्मूला याद हो गया सभी को? ठीक। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नेट फंड फ्लो। बच्चे आप सभी ने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है? ठीक है जी। अच्छा, वैसे फंड फ्लो थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो जाती है। अर्लियर इट यूज टू बी अ टॉपिक, प्रॉपर फंड फ्लो स्टेटमेंट का इन सी इंटर, शायद बीकॉम में भी चल रहा है। इट सिग्निफाइज अबाउट वर्किंग कैपिटल। जैसे कैश फ्लो में हम बोलते हैं कैश मूवमेंट, कैश फ्लो कितना आ रहा है फ्रॉम योर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वहां पर हम सिर्फ कैश नहीं, हम ओवरऑल वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, वगैरह वगैरह। बट अभी इस रिक्वायरमेंट में बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, अभी के लिए दिमाग में रखो कैश ही। नेट फंड फ्लो का मतलब दिमाग में कैश फ्लो ही रखो। मैं अगर आपसे पूछूं नेट कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, इस पूरी इनकम स्टेटमेंट को देख लो, क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू कर सकते हो, और इन जनरल एक मुझे फिगर बताओ, नेट कैश फ्लो कितना बच रहा है? कुछ पैसा आ रहा है, कुछ जा रहा है, तो कितना बच रहा है वो सोच के बताओ। हाँ जी, 12,000 कैसे आ रहा है? आप ये कह रहे हो कि अर्निंग्स फॉर इक्विटी था, इसमें हमने 1/20 का डिविडेंड भी दिया है। देखिए 1/20 का डिविडेंड यहां से माइनस तो होगा, बट क्या ये 1,32,000 प्योरली ऑन कैश बेसिस आपके पास पड़ा है? एक बार सोचो, क्या इसकी कैलकुलेशन में सारी आइटम्स ऊपर कैश वाली कवर्ड है? एक बार अच्छे से सोचो। बस यहाँ पर डेप्रिसिएशन थी, इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में माइनस हो चुकी थी 1,32,000 की कैलकुलेशन में, उसको ऐड बैक कर देंगे। बस यही दो चीजें हैं। सो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का एंड पॉइंट था अर्निंग्स फॉर इक्विटी, विच वॉज 1,32,000। एक तो इसकी कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन माइनस था, हम उसे ऐड बैक कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितना है? 90,000। और अर्निंग्स फॉर इक्विटी के बाद एक कैश आउटफ्लो भी हुआ है इक्विटी डिविडेंड का, और इक्विटी डिविडेंड आपने मुझे बताया 1,20,000। सो योर नेट फंड फ्लो इज गोइंग टू बी 1,02,000। दैट इज इट, खत्म। नेट फंड फ्लो इज गोइंग टू बी 1,02,000। क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर है तो बता सकते हैं। हाँ जी, डन। चलो इसके बाद वी आर गोइंग टू पिक क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। From the following details of X Limited, prepare income statement for year ended 31st December 2014. Financial leverage calculated है, interest given है, operating leverage given है, variable cost as percentage of sales given है, और income tax rate given है। आपसे पूछा क्या है? इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। ये बनता है एक प्रॉपर असली क्वेश्चन। इसका ये मतलब नहीं अभी तक नकली काम करते आए हैं, बट पेपर में ऐसा आ जाता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली जब इस तरीके का क्वेश्चन आया, अपनी तरफ से पहले तो ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो, फिर वर्किंग नोट में बात सॉल्व हो जाती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, इनकम स्टेटमेंट।
हाँ जी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, विल गिव यू ईबीटी, एंड ईबीटी माइनस टैक्स करके बच्चे आई थिंक आप ईएटी तक ही काम कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कुछ नहीं है, ईएटी तक की बात बन पाएगी। हाँ जी। कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन ने बताई हुई है आपको? इंटरेस्ट कितना बताया हुआ है? 2000। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ने आपको टैक्स रेट बता दिया है 30%। बाकी इन्होंने कुछ वही लीवरेजेस या वेरिएबल कॉस्ट की रेशो बताई है। रुपी वैल्यू को पकड़ो, कौन सी ऐसी लीवरेज है जो कि इंटरेस्ट के बारे में बात करती है? फाइनेंशियल लीवरेज। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज। वर्किंग नोट नंबर 1, फाइनेंशियल लीवरेज का एक बार के लिए तो रखोगे प्रॉपर फॉर्मूला, जब तक आप लिखने की आदत नहीं डालोगे प्रेफरेंस डिविडेंड को तब तक ऐसे याद नहीं रहेगा। ये चीज है, हमेशा हर क्वेश्चन में प्रॉपर फॉर्मूला दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, स्टिल प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है जी। नाउ फाइनेंशियल लीवरेज आपको बताई जा रही है कितनी? 2। ओके, मुझे ईबीआईटी नहीं पता, डिनोमिनेटर में बचने वाला ईबीटी, कैन आई कॉल ईबीटी एज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और मेरे पास इंटरेस्ट कितना है? 2000 है। नाउ वी कैन सॉल्व आवर इक्वेशन फॉर ईबीआईटी। चलिए ईबीआईटी मुझे कैलकुलेट करके बताएं। हम ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बोल सकते हैं। सो आप मुझे ईबीआईटी बता रहे हैं 4000। ठीक है जी। अपने इनकम स्टेटमेंट में जाएं और ईबीआईटी वाला काम कंप्लीट करें, देखें उसकी हेल्प से और क्या निकाल सकते हैं। ईबीटी आ गया 2000, टैक्स 600, ईएटी 1400। ठीक है जी। अब ईबीआईटी के ऊपर वाला काम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला डायरेक्टली लगेगा जी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको गिवन है, वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन आ रही है 12,000। ठीक है। Excuse me। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया एज बैलेंसिंग फिगर 8,000। ठीक है जी। अब कंट्रीब्यूशन से सेल्स पर कैसे पहुंचना है, क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाली चीज क्या रह गई? वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगर सेल्स एक्स है, देखिए बच्चे एक लंबा तरीका है काम को सॉल्व करने का, लेट सेल्स बी एक्स, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0.75x। लिखना नहीं है, बात को समझे। अगर ये 0.75x हो गया तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 0.25x। 0.25x इज इक्वल टू 12,000, तो x की वैल्यू आपके पास 48,000 आ जाएगी। ठीक। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर, ये तो चलो फिर भी एक बच्चों वाली चीज हो गई। अब आप समझो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस वेरिएबल cost is equal to 75% of sales, this implies contribution is 25% of sales. Agree with this? एंड बच्चे फॉर फ्यूचर पर्पसेस इस तरीके की चीज को हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में। पीवी रेशो उसको प्यार से बोल देते हैं। पीवी रेशो के सिंपल डेफिनेशन, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट होता है। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन राइट समवेयर।
सिंपली कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट होता है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में वो पीवी रेशो नाम लेने वाले हैं। सो याद रखेंगे पीवी रेशो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। इन दिस क्वेश्चन इट इज 25%। खैर, सेल्स आपके पास कितनी आ जाएगी जी, कंट्रीब्यूशन है 12,000, 48,000। तो आगे कोई क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पीवी रेशो भी नाम ले लेगा, तो पता होना चाहिए कि क्या बता रहा है क्वेश्चन। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। हाँ जी, सेल्स आ गई 48,000। चलो जी, इनकम स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। इनकम स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई 48,000। और वेरिएबल कॉस्ट 36,000, बैलेंसिंग फिगर लीजिए। काम हो चुका है कंप्लीट। किसी को कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉल करवाना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर सकते हैं अगर 8th कंप्लीट हो गया है। ये वर्किंग नोट में लिखना वगैरह भी है इतना सारा? तो इतना ज्यादा नहीं है, मतलब ये तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि एक क्वेश्चन में आपने लिखवाया था वो बीटा वो वाला। अच्छा वो बीटा वाला कमेंट, बट देन अगेन वो बीटा की डेफिनेशन लिखवाई थी, अदरवाइज आईसीआई का आंसर क्या है। कमेंट ये है, हायर द बीटा हायर द वॉलेटिलिटी हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज हायर द रिस्क, हेंस हायर बीटा इज इक्वल टू हाई हाई बीटा इंप्लाइज हाई ऑपरेटिंग लीवरेज। ऐसे कुछ उन्होंने 2 लाइनों में कंसाइज किया। मैंने आपको प्रॉपर बीटा की डेफिनेशन भी लिखवाई है, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ जी, पर ये बताना कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? देखिए अगर मैं ऐसे बोल दूं कि लेट्स सेल्स बी 100, क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 75% है, तो हमें पता है कंट्रीब्यूशन कितनी बन जाएगी, 25। तो आप एक बार कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो बना के देखो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितनी बन रही है, 25/100। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि सेल्स में से ही निकलना है वेरिएबल कॉस्ट, तो जो बच जाता है कंट्रीब्यूशन बच जाती है। हम बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है, तो बाकी का 25% क्या है, कंट्रीब्यूशन। बस यही चीज है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है तो ये 25%। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही इनकम स्टेटमेंट में कंपनी ए एंड कंपनी बी का फॉर्मेट बनाएं एंड जो जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से कंप्लीट करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7।
हाँ जी, कंपनी ए के लिए फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है एज मिसिंग फिगर? ईबीआईटी। ईबीआईटी फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1 कितना निकल कर आ रहा है? 15,000। और क्या इस 15,000 को पकड़ के आगे पीछे की सारी बात सॉल्व हो पा रही है? मेरे पास ईबीटी आ गया 3,000, ईएटी कितना आ गया? 2,100, टैक्स 900, एंड ईबीआईटी के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 35,000, और सेल्स कितना आ गया? 91,000। परफेक्ट। कंपनी ए में वर्किंग नोट नंबर 1 बना लिया। अब कंपनी बी के लिए लीवरेज कौन सी अवेलेबल है? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है जी, तो ईबीआईटी कितना आ रहा है? 10,500। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी सॉल्व करके 10,500। तो दैट मींस एज बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ रहा है 31,500। एंड आगे का काम सॉल्व कर ले। किसी को अगर सामने वर्किंग नोट चाहिए तो प्लीज बता दें। नो हेजिटेशन इन आस्किंग प्लीज। वर्किंग नोट अगर सामने चाहिए तो बता दें। हाँ जी, डन। जिनका हो गया है वो गो थ्रू करो क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड है आपके सामने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट हैव वी अंडरस्टूड अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज फाइन। जो आपके पास यहाँ पर 0.20 0.25 गिवन है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसको रेशो है, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। सो इफ आई आस्क कंपनी ए में ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? 1/0.2 5 टाइम्स, और कंपनी बी में 4 टाइम्स। ये चीज है। अच्छा, इंटरेस्ट की रुपी वैल्यू गिवन है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, अगेन मैं आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बता चुकी हूँ क्या होता है। कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है। कहीं ना कहीं दिस क्वेश्चन इज समवट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वहां पर भी इकलौती इंटरेस्ट की फिगर गिवन थी 2,000। इंटरेस्ट को ही पकड़ा हमने और पहले फाइनेंशियल लीवरेज लगाई तो निकल कर आया ईबीआईटी। फिर ईबीआईटी को पकड़ के लगाई हमने ऑपरेटिंग लीवरेज तो निकल कर आया कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से या तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो का इस्तेमाल कर लो, इस क्वेश्चन में पीवी रेशो गिवन है उसका इस्तेमाल कर लो, इवेंचुअली आप सेल्स तक वापस पहुंच जाओगे। सो गिव इट अ ट्राई एट होम। ये होमवर्क बन रहा है आपके लिए। नहीं हुआ सॉल्व तो कोई बात नहीं, कल इसको प्रॉपरली टेकअप हम कर ही लेंगे, चिंता नहीं करनी है। बट अपनी तरफ से घर पर ट्राई दीजिएगा। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, मुझे अभी अभी याद ये भी आता है कि फाइनेंशियल लीवरेज को लेकर आपका एक एनालिसिस वाला पार्ट था विच इज येट टू बी कवर्ड ऑन पेज नंबर 4.6। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर, फटाफट से करते हैं। नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट implies financial leverage is equal to 1. This implies financial leverage does not exist. बच्चे कल आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 4 प्लान्स वाला, याद है वो क्वेश्चन? एक बार अगर उसका सोल्यूशन आप रेफर करो तो, प्लान 1 स्पेशली। प्लान 1 में फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर क्या आ रहा था बच्चे? 1। प्लान 1 ऑल इक्विटी प्लान था।
उसके पास कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड की ऑब्लिगेशन नहीं थी, इसलिए हम बोल रहे हैं उसके फाइनेंशियल लीवरेज 1 आ रही थी। ऐसे केस में बोला जाता है दैट प्लान इज अनलीवर्ड प्लान, या इन अदर वर्ड्स द लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट देयर। ठीक है जी। नाउ लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंप्लाइज लोअर फाइनेंशियल लीवरेज, lower financial leverage, and higher fixed financial cost implies higher financial leverage. Okay, higher financial leverage implies higher financial break-even point, and lower financial leverage implies lower financial break-even point. अब मुझे आपको समझाना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर आपने बताया नो प्रॉफिट नो लॉस, वो होता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बोलूं, नो प्रॉफिट नो लॉस की जगह वर्ड यूज करना चाहेंगे ईबीआईटी, कि वो सेल्स या वो आउटपुट लेवल जिस पर ईबीआईटी जीरो हो जाए, दैट वाज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल, बट थिंग इज इसका फॉर्मूला, इसके बारे में बात आगे के चैप्टर में प्रॉपरली एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस होती है। यहां पर इसके लिए डेफिनेशन ध्यान से सुनो, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो हो। हम ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का निकालना चाह रहे हैं कि उनके लिए कुछ ना बचे, उनके लिए ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में कुछ ना बचे, किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। तो बट ये एक बताता क्या है, ये आउटपुट लेवल नहीं है, ये यूनिट्स नहीं है, ये ईबीआईटी बताता है। तो बेशक आप इस टेबल के नीचे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन, इनफैक्ट मैं आपको कहीं ना कहीं इसको हिंदी में लिखवाती हूँ, बुक में भी लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो हो, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो हो, ये आपके लिए नई चीज है बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंशियल वाला। ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला आपको आगे भी समझाया जाता है। अभी भी मैं अगर आपको लिखवाना चाहूं तो वो फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। एक बारी ब्रीफली डिस्कस करते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना। इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ जी, फॉर्मूला लिख लिया? ओके। बच्चे ईबीआईटी से लेकर ईपीएस तक इनकम स्टेटमेंट फटाफट से अगर मैं आपके सामने रखूं, ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट, फिर आएगा ईबीटी, माइनस आपके पास होगा टैक्स, तो आएगा पैट, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को जब डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ईपीएस। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरेस्ट है 1500 और उनके पास प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है लेटेस्ट से 1400, कल वाले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, और टैक्स रेट 30% चल रहा है। हमें क्या पता करना है? वो ईबीआईटी कितना हो ताकि ईपीएस कुछ भी ना बचे, एग्जैक्टली जीरो आ जाए, ये मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आएगा। सोचो ईपीएस जीरो रखना है मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी जीरो रखना है, मतलब पैट मेरा एग्जैक्टली 1400 बन जाता है। पैट अगर 1400 है तो ईबीटी 2000 बन जाता है, और ईबीआईटी कितना होगा? 3500। तो हम बोलेंगे 3500 इज माय फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मींस व्हेन ईबीआईटी इज एग्जैक्टली 3500, हमारे अर्निंग्स वालों, इक्विटी वालों के लिए कोई अर्निंग्स नहीं बचेगी। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज 3500। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज अ ईबीआईटी फिगर जी, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो। सो ये बोला जाता है कि इसका फॉर्मूला देखो, अच्छा एक बार ईबीआईटी जो ये 3500 निकालना है, अगर हम इनकम स्टेटमेंट ना बनाए इस तरीके से रिवर्स में, अगर मुझे पता है कि कंपनी के पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ये है और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन ये है, तो हम ऐसे भी तो काम कर सकते हैं कि देखो जी ईबीआईटी में से तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकलना ही निकलना है 1500 का। अब ईबीआईटी में से ही प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है,
बट प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से पहले टैक्सेशन भी बीच में आ जाती है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है 1400 का, ईबीआईटी के ऊपर बर्डन कितना इस बात का, 2000 का है। तो इवेंचुअली प्रेफरेंस डिविडेंड की ऑब्लिगेशन चेक कर लो, ये आंसर आपके पास 3500 बन रहा है। ठीक है जी। तो फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। बताइए जी, ये फॉर्मूला क्लियर है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का? एक बार जब आप उस फॉर्मूला को देख रहे हैं और जब आप ये देखें कि कंपनी के पास इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इसका ब्रेक इवन भी बहुत लेट अचीव होगा। इस केस में टारगेट ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, जिसको हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं, वो भी एक बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। लेटर से कंपनी के पास इंटरेस्ट 1 लाख का है और प्रेफरेंस डिविडेंड मान लीजिए 40% टैक्स रेट के साथ लेटर से 2,40,000 का है, 40% टैक्स रेट है। तो ये कितना आ रहा है आंसर? 60,000, 5 लाख। टोटल आंसर 5 लाख आ रहा है ईबीआईटी का। मतलब जब तक कंपनी का ईबीआईटी 5 लाख नहीं होता, अर्निंग वालों के लिए कुछ भी, इक्विटी वालों के लिए कोई भी अर्निंग नहीं बचेगी। लेटेस्ट ही कंपनी के पास ये इंटरेस्ट की फिगर, ये प्रेफरेंस डिविडेंड की फिगर छोटी हो जाती है, तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी वालों के लिए जल्दी बचना शुरू हो जाएगा। तो आपने यही चीज लिखी, हायर फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हायर फाइनेंशियल कॉस्ट। हायर फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब हायर रिस्क, हायर रिस्क इंप्लाइज ब्रेक इवन भी लेट आएगा। अगर मेरे पास लो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, मतलब लो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो फाइनेंशियल लीवरेज भी लो रहेगी और ब्रेक इवन भी जल्दी आ जाएगा। क्लियर है ये चीजें? ओके। अब अगले 3 केसेस फटाफट से। फाइनेंशियल लीवरेज अगर मोर देन 1 है, मतलब एक्चुअल ईबीआईटी is more than financial break even point. If financial leverage is more than actual EBIT is more than financial break even point, which results in positive EPS. If financial leverage is less than 1, मतलब actual EBIT is less than financial break even point, which results in negative EPS. And यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं less than 1 का मतलब less than 0. फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 0 से लेकर 0.99 के तक नहीं पॉसिबल है। सिमिलर टू आर ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर ईबीआईटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब ईबीटी मेरे पास 0 हो गया, तो कहने का मतलब एक्चुअल ईबीआईटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ईपीएस 0 हो जाती है, उस केस में बोला जाता है फाइनेंशियल लीवरेज इज अनडिफाइंड। फाइनेंशियल लीवरेज इज अनडिफाइंड। ये तीनों केसेस मैं आपको अभी डिस्कस करवा देती हूँ जो आपने अभी भी लिखे। फाइनेंशियल लीवरेज मोर देन 1, लेस देन 1 एंड अनडिफाइंड। बच्चे, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, इंटरेस्ट बच गया। एंड इंटरेस्ट की बात को कैप्चर करने के लिए मेरी इनकम स्टेटमेंट अगर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी तक ही बने तो भी हमारे पास कंक्लूजन के लिए बहुत है ये चीज। लेटेस्ट से इंटरेस्ट इज 8,000 और मेरा एक्चुअल ईबीआईटी जो है वो 10,000 है, तो मेरा ईबीटी कितना आएगा, 2,000। एंड फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला इस केस में सिंप्लीफाई हो जाता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है जी, कितना बन जाएगा मेरे पास, 5 टाइम्स। एंड इन सच केस अगर मैं आगे भी बढ़ू, ईबीटी के बाद हम टैक्स भी पे करेंगे, पैट आएगा। लेट अस से देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वही पैट अल्टीमेटली इक्विटी को फ्लो करेगा। ईपीएस मेरा डेफिनेटली पॉजिटिव में आएगा। अगर मेरा ईपीएस पॉजिटिव में है, मतलब हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही है। तो वही चीज है, मेरे पास यहाँ पर 10,000 ईबीआईटी है। बाय द वे, व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है? अगर आपने जो फॉर्मूला लिखा इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स डिविडेंड, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 8,000। मतलब जब ईबीआईटी एग्जैक्टली 8,000 होगा तो ही हमारा ब्रेक इवन आता है। अभी तो हम खैर उस ब्रेक इवन के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा केस कि व्हेन ईबीआईटी इज नॉट सफिशिएंट टू कवर दिस इंटरेस्ट, तब भी इंटरेस्ट तो हमने देना ही देना है, तब मेरे पास नेगेटिव में आ जाएगा ईबीटी 2,000। तब फाइनेंशियल लीवरेज -3 टाइम्स आ रही है, चेक कर लो।
अच्छा, ईपीएस मेरे पास डेफिनेटली नेगेटिव में आएगी। अगर ईबीटी नेगेटिव है तो मतलब अर्निंग इक्विटी वालों के लिए कोई अर्निंग्स नहीं बच रही है, रादर नेगेटिव है। एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल स्टिल इन दैट केस बी 8,000, बट is our actual EBIT at financial break even point? No, it is less than that. तो हम बोलते हैं वी आर ऑपरेटिंग बिलो द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अगर जितना इंटरेस्ट है उतना ही मेरा EBIT है, तो EBT विल बी जीरो। कहने का मतलब हम वी आर ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इन दिस केस ईपीएस जो बचेगा एग्जैक्टली जीरो बचेगा जी। ठीक। अच्छा, व्हाट अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज? इट विल बी अनडिफाइंड। बताएंगे, तीनों केसेस क्लियर हो गए? ओके, लास्ट केस है अगेन बीटा से रिलेटेड। हाई फाइनेंशियल लीवरेज इंप्लाइज हाई बीटा। अगेन व्हाट इज बीटा? इट इज द इंडेक्स विच टेल्स यू अबाउट द वॉलिटिलिटी इन द शेयर प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। अगर एक कंपनी के पास ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन है, ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है, मतलब उसने ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट में कुछ अनफेवरेबल सिनारियो होगा, ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर्स जल्दी भागेंगे। मतलब उस रिएक्शन उनका वेरी स्ट्रांग होगा, इट विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट इन द शेयर प्राइस, हेंस वहां पर बीटा भी ज्यादा ही देखने को मिलता है। बस वही कंक्लूजन जो ऑपरेटिंग लीवरेज का था वही यहां पर निकल कर आ गया। तो लिख लीजिए सिंपली, हाई फाइनेंशियल लीवरेज इंप्लाइज हाई बीटा। इसका ये भी मतलब है दैट EPS may get impacted significantly due to small reduction in EBIT. हाँ जी, अगर मैं आपको बोलूं एक कंपनी के पास फाइनेंशियल लीवरेज 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स, अगर उनका EBIT 5% से भी नीचे हो जाता है, मतलब उनका EPS 50% से नीचे हो जाएगा, आधा हो जाएगा EPS। तो ये चीज है हमारे पास कि डेफिनेटली अगर लीवरेज हाई है, रिस्क हाई है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के रिएक्शन भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है जी, ऑल राइट, ये था हमारा एनालिसिस वाला पार्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज गोइंग टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 कंसिस्टेड एज फॉलोज। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स डिक्रीज्ड टू 1 लाख यूनिट्स as compared to 1,20,000 units in the previous year. However, the selling price stood at 12 per unit, variable cost at 8 per unit for both the years. Fixed expenses were at 2 lakh per annum and income tax rate is 30%. So previous year और current year में फर्क सिर्फ एक बात का है, आउटपुट। प्रीवियस ईयर में आउटपुट था 1,20,000, करंट ईयर में आउटपुट है 1 लाख। You are required to calculate the following: degree of financial leverage at both output levels, degree of operating leverage at both output levels, and then percentage change in EPS. एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम, उसी में 1,20,000 और 1 लाख यूनिट्स की बात कर लेते हैं जी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अरे अरे,
कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं, यही है अर्निंग्स फॉर इक्विटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 10,000. 10,000। तो ईपीएस आ जाएगा। लीजिए, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, जो जो भी इन्होंने पूछा, पहले फाइनेंशियल पूछा है वैसे। पहले इन्होंने हमसे फाइनेंशियल पूछा है। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज के आंसर बता दीजिएगा। पहले वाले कॉलम में 1.56 या 1.55, जो भी आप कह रहे हैं, इधर 2। मैंने पहले 1,20,000 का कॉलम बनाया हुआ है। एंड ऑपरेटिंग लीवरेज 1.71 and 2. Okay. And third requirement में they have asked for percentage change in EPS. हाँ जी। बच्चे, ईपीएस पहले हमारा 12.6 था, वहां से गिरा, कितना गिरा? 5.16। तो ये कितना परसेंटेज चेंज है? 44.44%। ये तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स आंसर हो चुकी हैं। सभी लोग आंसर्स मैच कर लें, अगर ये आंसर्स नहीं आए तो बता देंगे। हाँ जी, आंसर्स आ गए हैं ये वाले। अगर हम लीवरेज की तरफ नोटिस करें, लीवरेज मेरी इंक्रीज हुई है, यहां पर भी ऑपरेटिंग वाली भी इंक्रीज हुई है। लीवरेज का इंक्रीज होना मतलब रिस्क का बढ़ना। हमारा आउटपुट गिर रहा है जी, तो कहीं ना कहीं कवरेज ऑफ इंटरेस्ट कह लो, कवरेज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कह लो, उसको लेकर रिस्क बढ़ गया है हमारा। कि पहले अच्छी कवरेज थी, अब थोड़ी सी कम कवरेज हो गई है, क्योंकि मेरा आउटपुट डिक्रीज हो गया है। तो हम बोलते हैं एज आउटपुट डिक्रीजेस रिस्क इंक्रीजेस। हेंस रिस्क को ही मेजर करता है लीवरेज, तो लीवरेज भी हमको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जिन बच्चों ने ये कंप्लीट कर लिया है वो सोचें, आफ्टर ऑल ये ईपीएस गिरने का इकलौता एक कारण है क्या? आउटपुट गिरा है, इकलौता यही कारण है। आउटपुट मेरा गिर गया है, 20,000 यूनिट गिर गई हैं। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं, तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कितना है? या तो सेल वैल्यू को कंपेयर कर लो, बात एक है, या यूनिट्स को कंपेयर कर लो। 20,000 यूनिट्स कम हो गई जी, कहां से? 1,20,000 से। 16.67। तो जब मेरा आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है 16.67% से, मेरा ईपीएस मैग्नीफाई होकर गिर रहा है। ईपीएस में मैग्नीफाइड चेंज है। ये मैग्निफिकेशन आने का कारण क्या है? कि जी दो चीजें मेरे पास फिक्स्ड ही रह गई, सेम रह गई, वो प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हुई। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक इंटरेस्ट। अभी तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कैप्चर किया थ्रू ऑपरेटिंग लीवरेज, और हमने इंटरेस्ट को अलग कैप्चर किया थ्रू फाइनेंशियल लीवरेज। बट अगर हम बोले कि इनिशियल एक ट्रिगर पॉइंट तो क्या था? सेल्स था। उससे लास्ट इंपैक्ट किस पर आया है? ईपीएस पर आया है। तो एक लीवरेज जो दोनों चीजों को कैप्चर कर ले, उसको हम बोलने वाले हैं कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बट एक तरीके से आपने जो अभी तक डिस्कस किया, उसमें मुझे 5 मिनट्स की एडिशनल डिस्कशन चाहिए। आपका कंबाइंड लीवरेज भी सॉर्टेड है, ठीक है? तो कंबाइंड लीवरेज की डेफिनेशन क्या बनेगी? इसने किसकी वजह से चेंज आया? सेल्स की वजह से। परसेंटेज चेंज इन सेल्स का इंपैक्ट क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पर। जैसे कि इस क्वेश्चन में 44.44 डिवाइडेड बाय 16.67, इस क्वेश्चन में आपके पास कंबाइंड लीवरेज बन जाएगी वटेवर 2.66। 2.66। ठीक है जी। तो इसके बारे में वी विल कंटिन्यू टुमारो।
लास्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है वो मेनली कंबाइंड लीवरेज की है। उसके बाद तो फिर से प्रॉपरली हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहने हैं। एक क्वेश्चन आएगा जो तीनों लीवरेज पूछेगा, ऑपरेटिंग भी, फाइनेंशियल भी, कंबाइंड भी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो चलो आज आपके लिए होमवर्क में मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ओनली। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।